हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं जिसमें बायोलॉजी आती है, उसमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स की, वहां पर आपको एंडोक्राइनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के टीजीटी या पीजीटी के पेपर उठाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एनसीईआरटी से इसको कवर करेंगे, बाकी हम फर्दर वीडियोस में जो और भी इसके एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो अगर हम ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो ग्लैंड्स बेसिकली ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक साथ आते हैं और एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और ये जो यूनिट होती है, ये बेसिकली सिक्रीशन का काम करती है। ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फर्क होता है डक्ट्स का। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है उनमें डक्ट्स होते हैं। डक्ट का मतलब ये है कि उनके पास एक ऐसा पाइप है यार, ट्यूब है, जिसके थ्रू उनका सिक्रीशन ब्लड तक जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मेनली एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट्स नहीं होते हैं और उनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम हार्मोन की बात करते हैं, दैट व्हाट आर हॉर्मोन्स। तो अगर हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग बात करें तो हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। तो हॉर्मोन्स के बारे में अगर बात करते हैं, सो हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। हॉर्मोन्स ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, बॉडी में मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये कम अमाउंट में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे ये बात कही हुई है। जैसे अगर हम बात करें कि ये ग्लैंड्स वगैरह का जो सिस्टम है किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, तो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और उस सारे सिस्टम को जिसमें ग्लैंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इनसे हार्मोन रिलीज होता है, मतलब डिफरेंट ग्लैंड्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और फिर बहुत ही कम हॉर्मोन्स होते हैं। जबकि अगर हम बात करें हायर एनिमल्स की, तो उनमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बनता है बहुत सारे टिश्यूज और ग्लैंड से। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिश्यूज या ग्लैंड्स? सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज या कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या हमारा लिवर या हमारी किडनी, हार्ट, ये भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके बाद आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब एक बहुत जरूरी चीज ये है कि इन सब ग्लैंड्स को एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंटली कंट्रोल करती है और वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इन सभी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को इसी वजह से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मतलब होता यह है कि ये कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी जो है, जो ग्लैंड है, वो मास्टर ग्लैंड है, तो इसीलिए हाइपोथैलेमस उसका मास्टर है, मास्टर ग्लैंड का। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, मास्टर ऑफ दी मास्टर ग्लैंड। आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि हाइपोथैलेमस में क्या क्या चीजें होती है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो अगर हम हाइपोथैलेमस पे मूव करते हैं, सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन बहुत जरूरी है जानना कि इसकी लोकेशन क्या है।
आप यहाँ पे भी इसको लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, इसमें ये वाला जो एरिया है, दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हम इसको और अच्छे से मार्क कर सकते हैं विद सम अदर कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला जो एरिया है, इसमें जो ये अंदर वाला आप एरिया देख रहे हो, दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इस हाइपोथैलेमस की पोजीशनिंग को हम यहाँ से भी समझते हैं that this is the basal part of diencephalon forebrain and it regulates the wide spectrum of body functions. तो ये डाइनसेफेलॉन का बेसल पार्ट है फोर ब्रेन का। देखो बेसिकली यहाँ पे एक जगह होती है जिसका नाम होता है थैलेमस। ठीक है, उसका फ्लोर जो होता है वो हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, फोर ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस की जो लोकेशन है वो दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस की अगर बात करते हैं, सो हाइपोथैलेमस जो है काफी चीजों को कंट्रोल करता है। बेसिकली हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। तो हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। इनके पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारे ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके अब ये देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन होते हैं और वो पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन को रेगुलेट करते हैं या कौन से हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। हम अगर बात करें कि इनके पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल तो होते ही हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, तो एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करे, यानी सिक्रीट करे। जो इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी के हार्मोन को इनहिबिट करते हैं, सिक्रीट होने से रोकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके समझते हैं कौन सा हार्मोन है और वो किस पे काम करेगा। वैसे तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के, कुछ उनमें से हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो एक तो बहुत ज्यादा फेमस भी है जिसका नाम है GnRH, जिसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और इसका एक एंटागोनिस्टिक भी है GnIH which stands for gonadotropin inhibiting hormone। सबसे पहले हम GnRH के बारे में बात करते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो ये है, इसमें क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है एफएसएच और दूसरा है एलएच। तो यहाँ पे जैसे ही गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट करेगा जिनको गोनेडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है। एक होगा एफएसएच और दूसरा होगा एलएच। एफएसएच की बात करें तो एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और अगर हम एलएच की बात करते हैं तो एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हुआ ये कि सबसे पहले जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है उन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ने रिलीज किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH। अब ये जो GnRH था इसने काम किया पिट्यूटरी ग्लैंड पर और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसने दो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज कर दिए और वो गोनेडोट्रोपिन्स हैं FSH और LH। FSH stands for follicle stimulating hormone, LH stands for luteinizing hormone। इन हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो हॉर्मोन्स है ये एक्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक्ट करते हैं और वहां पे डिफरेंट आउटकम्स निकलते हैं इनकी वजह से।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नाम ही क्या है कि ये गोनाडोट्रोपिन है, एफएसएच और एलएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन है। तो गोनाडोट्रोपिन किस पे काम करेंगे, गोनाड्स पे, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद GnIH भी रिलीज होता है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी यहाँ पे रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। और ये जो GnIH है, ये जब मान लीजिए कि बॉडी में एफएसएच और एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है और बॉडी को कंट्रोल करना है इस अमाउंट को, तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है और हाइपोथैलेमस GnIH रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी को सिग्नल करता है कि भाई अब एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन हमें रोक देना चाहिए। तो इसलिए एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन फिर रुक जाता है। तो ये इससे अपोजिट काम भी करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वर्क करते हैं। तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो एक हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, विच इज GRH। ओके, सो इसको GHRH भी कह सकते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी जो GRH है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी GRH जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और वो पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। सो इट विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इसके इन्फ्लुएंस में आके रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बॉडी में ग्रोथ को करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट भी एक हाइपोथैलेमस एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन ये भी हाइपोथैलेमस से सिक्रीट करता है। तो सोमैटोस्टैटिन जो होता है यहाँ पे देखिए मेंशन भी है दैट सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो सोमैटोस्टैटिन इसकी प्रोसेस को रोकता है। तो ये तो रिलीज करवा रहा है, और जो सोमैटोस्टैटिन है वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्शन देगा कि इसके रिलीज को रुकवाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये सब चीजें भी जो होती हैं, मतलब ये जो हार्मोन्स है, जैसे एक हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाला जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH, इसको रिलीज करता है पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है TSH को यानी कि थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। बट TSH का जो रिलीज है वो हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस जब सिग्नल देगा तभी जाके पिट्यूटरी TSH को रिलीज कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनका रिलीज होना या रिलीज ना होना ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसको हाइपोथैलेमस की तरफ से कैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिक्रीटिंग वाले सिग्नल्स मिल रहे हैं या फिर इनहिबिटिंग वाले मिल रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है ये पिट्यूटरी के दो हिस्सों को या तीन हिस्सों को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम पिट्यूटरी की बात करें, जो कि हम आगे बात करेंगे, इसके तीन हिस्से होते हैं, एक इसका एंटीरियर पार्ट होता है और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो एंटीरियर पार्ट होता है वो तो हार्मोन से इफेक्ट होता ही है हाइपोथैलेमस के, बट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का, वो अपने आप तो कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, बट हाइपोथैलेमस से उसको डायरेक्टली हार्मोन्स रिसीव होते हैं जो कि पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर रहते हैं और आगे चल के इधर से रिलीज होते हैं। अभी पिट्यूटरी के बारे में आपको और भी पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनते हैं वो न्यूरॉन्स ही बनाते हैं, हमें पता है। फिर वो एक्सॉन के थ्रू पास होते हैं और फिर रिलीज हो जाते हैं नर्व एंडिंग्स के थ्रू। ये हॉर्मोन्स पिट्यूटरी में रीच करते हैं, ठीक है, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बट ये सब बात हो रही है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है अंडर हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है इस टाइम आपको ये चीजें क्लियर ना हो रही हो। आगे बढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में और हम पिट्यूटरी ग्लैंड को समझते हैं। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ जाएंगे तो हमें ये जो कंसेप्ट है हाइपोथैलेमस का वो भी और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चीजें बता रखी हैं। पहले हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है पिट्यूटरी और उसका रिलेशनशिप हाइपोथैलेमस के साथ में। अब देखो जैसे यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड शो किया हुआ है, तो जो पहले वाला पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का
वो है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। ये वाला जो हिस्सा है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, और जो ये वाला हिस्सा है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और यहाँ पे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस में आप देख सकते हैं जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, और उनके एक्सॉन के थ्रू ये जो सिक्रीशन है वो कहाँ तक आता है, एक पोर्टल सिस्टम तक आता है। तो सबसे पहले देखिए हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ने कुछ सिक्रीट किया, और ये सिक्रीशन एक्सॉन या नर्व एंडिंग के थ्रू पोर्टल सिस्टम तक पहुंचा। देखिए पोर्टल सर्कुलेशन तक पहुंचा। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन इसको कहाँ तक पहुंचा देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा देगा। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो दूसरे वाला न्यूरॉन है उसका एक्सॉन काफी लंबा है और ये डायरेक्टली पिट्यूटरी तक आ रहा है। तो वही कहा गया कि कुछ ऐसे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होते हैं जो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं, और इसी वजह से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के। मतलब यहाँ पे अब कोई हॉर्मोन्स नहीं आएंगे इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आएंगे, डायरेक्टली ही ये जो न्यूरॉन्स हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यानी जो इनका एक्सॉन पार्ट है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आता है। तो यहाँ पर जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, मतलब जो भी हार्मोन यहाँ पे बन रहे हैं इस न्यूरॉन में, वो डायरेक्टली यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसके खुद के अपने कोई हार्मोन नहीं होते, जो डायरेक्टली इसको हाइपोथैलेमस से मिल रहे हैं उन्हीं को स्टोर करता है और उन्हीं को रिलीज करवाता है। अभी आगे चल के भी आपको इसके बारे में पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, पिट्यूटरी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक बोनी कैविटी में रहता है जिसको सेला टूसिका कहा जाता है। एक बोनी कैविटी के अंदर पाया जाता है जिसको सेला टूसिका कहा जाता है, एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, और एक स्टॉक के थ्रू ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। ये स्टॉक आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें कहा गया है कि इसको हम हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो इसको ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया गया, मतलब नेचर से ही ऐसा है ये कि ये एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, जिसमें एक पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसको भी हम कह सकते हैं कि उसमें दो पोर्शन है, एक है पार्स डिस्टालिस और एक है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया तो हो गया होगा। इसके बाद पार्स डिस्टालिस जो रीजन है उसी को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजों के बारे में बात की। तो इतना हमें समझ में आया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नॉर्मली ही यानी एनाटॉमिकली नेचुरली ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस। सेकेंड वन इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एनाटॉमिकली दो पार्ट्स हैं उसके, एक है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये भी फर्दर दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक है हमारा इसमें पार्स डिस्टालिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दैट कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसके दो पार्ट्स हैं। एक जो पार्ट है वो है पार्स डिस्टालिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स डिस्टालिस वाला पोर्शन है इसी को ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला, और जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसमें दो पार्ट है, एक ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में एक मिडिल एरिया होता है, उस मिडिल एरिया को हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया।
तो फिलहाल हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, और बेसिकली ज्यादातर जो हार्मोन है पिट्यूटरी के वो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। एक हार्मोन है जो कि पास इंटरमीडिया प्रोड्यूस करता है, बाकी और कोई हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच रिलीज करता है जो कि आपका बेसिकली किडनी पर काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एलएचएफएसएच, ये गोनाड्स पर काम करते हैं। तो ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्स इंटरमीडिया की, तो पार्स इंटरमीडिया भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ये ओनली वन हार्मोन है, यानी कि इकलौता हार्मोन है, और इसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एमएसएच। ये एमएसएच जो है ये हमारे बॉडी में जो मिलेनोसाइट्स यानी सेल्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ये पास इंटरमीडिया है इसकी ऐसे एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं है ज्यादा, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें या एनाटॉमिकली बात करें, क्योंकि ऑलमोस्ट मर्ज होता है पास डिस्टालिस में। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई इश्यू है भी नहीं। अब ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसको पास नर्वोसा भी कह सकते हैं, इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं कॉमन भाषा में। ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है। केवल यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस के दो हॉर्मोन्स हैं वो आते हैं, और ये उनको स्टोर करने का काम करता है और रिलीज करने का काम करता है। तो इसका काम सिर्फ स्टोरेज एंड रिलीज का है, सिक्रीशन का काम इसका नहीं है। ठीक है, तो ये स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हॉर्मोन्स को, जिसका नाम है, एक का नाम ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज कर रहा है, और ये तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्टोरेज हो रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अब इनके फंक्शन क्या है, जो पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ग्रोथ हार्मोन, इसके नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ करवाएगा। ऑलराइट, तो ये जब ग्रोथ करवाएगा तो अब किस तरीके की ग्रोथ होगी, तो जो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होती है, हमारी जो हाइट होगी या जो हमारा ओवरऑल वेट होगा या बॉडी ऑर्गन्स होंगे, मतलब सारी जो ओवरऑल हमारी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है। अब बात आती है कि चलो ये तो फंक्शन हुआ, इसका मतलब ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड जब तक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता रहेगा तब तक हमारी ग्रोथ होती रहेगी। बट इज देयर एनी लिमिट टू दिस? क्या हमेशा ही ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होना चाहिए, या हमेशा ही होता है, या उसकी कोई लिमिट होती है, या अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो क्या होगा, इस सब के बारे में भी हमें सोचना होगा। तो अगर हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है जब अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का, और एक होगा जब ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का। सबसे पहले हम ओवर सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं। अगर हद से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा? अगर हद से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की, जिस वजह से जाइजेंटिज्म हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जायंट हो जाएगा, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। अगर कम सिक्रीशन होगा तो हमें पता है कि स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, मतलब ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, जिससे कि जो पर्सन है वो ड्वार्फ हो जाएगा, ये ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये तो बात हुई कि जब हम बात करते हैं बच्चों की, बड़ों में भी कई बार ओवर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का। अगर बड़ी एज में, यानी कि जब आप एक अडल्ट हुड में आ गए हैं, उस टाइम पे अगर आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगता है तो क्या होगा? तो हाइट वगैरह जो है वो तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, अब तो नहीं बढ़ेगी, तो उसके दूसरे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक उसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं एक्रोमिगैली। इसको बोला जाता है, इस केस को, एक्रोमिगैली, जिसमें कि अडल्ट में क्या होता है कि हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन वो ज्यादा रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम दूसरे हार्मोन की बात करें, जैसे कि प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। मतलब एक तो मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाता है और दूसरा ये उसमें मिल्क फॉर्मेशन करवाता है, ये काम प्रोलैक्टिन का होता है। अगर हम टीएसएच की बात करें तो टीएसएच जो होता है वो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। फिर एक और हार्मोन होता है पिट्यूटरी का, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच। टीएसएच का काम होता है कि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और थायराइड हार्मोन को रिलीज करवाएगा थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा
आता है वो आता है ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल पा रहा है कि ये ACTH जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये बेसिकली कहाँ एक्ट करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होता है। तो ये ACTH जो है ये रिलीज करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो ACTH स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ACTH, और एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, ये सिक्रीट करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। नेक्स्ट आता है LH और FSH। जैसे इनके नाम से ही पता है कि गोनाडोट्रोपिन है, तो ये गोनाड्स के ऊपर ही एक्ट करते हैं। मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में LH की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि भाई LH का क्या फंक्शन है, तो मेल्स में जो LH होता है वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। जो एंड्रोजन्स होते हैं यानी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनको यही रिलीज करवाता है LH ही, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह को। अगर हम FSH की बात करते हो तो FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH और एंड्रोजन मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, ये फंक्शन होता है। अगर हम फीमेल्स के अंदर बात करते हैं तो हमें पता ही है LH का फंक्शन होता है ओव्यूलेशन करवाना। ठीक है, यानी जो एग बाहर निकलता है जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओवरी से जो एग निकलने का प्रोसेस है ओव्यूलेशन, ठीक है, वो LH की वजह से ही होता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही होता है। तो LH जो है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, पहली चीज, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करके रखता है, ये वाली चीज है। FSH की अगर बात करते हैं, FSH ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है ओवरियन फॉलिकल्स का, तो ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसकी वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है MSH यानी मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हमें पता ही है कि वो मेलानोसाइट्स पर एक्ट करेगा, यानी जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, एंड इट रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो MSH जो है वो मेलानोसाइट्स पर एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, बट वो सीक्रेट कहाँ से हुआ है, हाइपोथैलेमस से हुआ है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो स्मूथ मसल्स पर काम करते हैं हमारे बॉडी को, और उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पे यूट्रस के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, जो कि बॉडी को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इट स्टिमुलेट अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, तो एक तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बच्चे को माँ की बॉडी से बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। जो मिल्क इजेक्शन है मेमोरी ग्लैंड से, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है, जो मिल्क बाहर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन की अगर बात करें तो वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी। वेसोप्रेसिन जो होता है वो ज्यादातर किडनी पे काम करता है, और उसको स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो वेसोप्रेसिन जो होता है वो किडनी पे काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो। ठीक है, इसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका भी ध्यान रखा जाए। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायूरेसिस। ये क्या करता है, पानी को बचाने का काम करता है, यानी यूरिन को एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड करने का काम करता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा। फर्दर हम और भी ग्लैंड्स के बारे में कवर करेंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।